हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रपोजिशन। देखो, ये भी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में। और ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना तो ये टॉपिक आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये टॉपिक अच्छा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टॉपिक है और इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, इसकी बारीकियों को देखेंगे, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, क्या काम आता है, कौन कौन से प्रोपोजिशंस होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सेंटेंस में उनका यूज कैसे करते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन पर कैसे पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सब तैयार हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग बने और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस टॉपिक की। देखो, इस नाम से ही कुछ लग रहा होगा आप लोगों को, प्रपोजिशन। इसमें दो वर्ड हैं, प्री प्लस पोजीशन। दो शब्दों से मिलकर बना है प्री प्लस पोजीशन। देखो, प्री पहले, पोजीशन यानी स्थिति। तो पहली बात तो ये कि पहले आता है, किससे पहले आता है। अगर आपको ध्यान हो आर्टिकल और डिटरमिनर वाली क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स हमेशा किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इसी प्रकार आपसे अगर कोई पूछे कि साहब प्रपोजिशन किससे पहले आते हैं, ये किन से पहले आते हैं, तो अगर आपको प्रिपोजिशन के बारे में जानकारी हो, जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, तो टेबल, रूम ये नाउन्स होते हैं। तो प्रपोजिशन किसी नाउन से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, टेबल, चेयर इनसे पहले आते हैं। हाँ, क्या ये प्रोनाउन से पहले भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स तो केवल और केवल नाउन से पहले ही आते थे, संज्ञा से पहले ही आते थे, लेकिन प्रपोजिशन नाउन के अलावा प्रोनाउन से पहले भी आ सकते हैं। नाउन से पहले आ सकते हैं और प्रोनाउन से पहले आ सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक खास बात यहां ध्यान रखना, जो आपके एरर्स में भी पूछी जाती है कई बार, कि जब प्रपोजिशन किसी नाउन से पहले आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब प्रपोजिशन किसी प्रोनाउन से पहले आएंगे तो प्रोनाउन की सदैव ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ये फिर आपके लिए एक नई बात है, तो बहुत इजी समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे आई एक प्रोनाउन है, ही लड़कों के लिए यूज होने वाला एक प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। लेकिन ये तीनों शब्द जो लिखे हैं ना मैंने, ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है दोस्तों? सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अगर इनके हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। कभी आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ा हो, आई का बाय मी करते हैं, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। आई का मी, ही का हिम और शी का हर होता है। आई का मी होता है, ही का हिम होता है और शी का हर होता है। ठीक है ना। बाय मी, बाय हिम, बाय हर, ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं और ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, प्रिपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा, जो आ सकता है, अगर प्रोनाउन आएगा तो उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मतलब ऐसे आप कह रहे हैं कि कम विद आई, कम विद एक प्रपोजिशन है और मैं कहूं कम विद आई, तो आई यूज नहीं होगा। आपने कभी कम विद आई नहीं बोला होगा,
हम सबने क्या बोला है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, ठीक है ना, कम विद मी। तो विद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो यहां मी यूज करेंगे, कम विद मी, ठीक है ना। तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आते हैं और प्रोनाउन भी आ सकते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन आएंगे तो प्रोनाउन की हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात पढ़ी हम लोगों ने। तो वैसे देखा जाए तो प्रिपोजिशन से पहले नाउन और प्रोनाउन ही आते, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, वो एक्चुअली बात तो दो ही है, नाउन और प्रोनाउन, लेकिन आप थोड़ा इसको अलग ढंग से अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कई बार ना प्रिपोजिशन वर्ब से पहले भी आता है, वर्ब, लेकिन जब भी प्रोनाउन वर्ब से पहले आएंगे तो वर्ब नाउन की तरह यूज होगी, जिरंड की तरह यूज होगी, तो आपको उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर वर्ब आती है जो आ सकती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिरंड। अभी जिरंड क्या होता है, जिरंड वो वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, वो नाउन की तरह कार्य करती हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्रिपोजिशन नाउन से पहले आ सकता है, प्रोनाउन से पहले आ सकता है। जब प्रोनाउन से पहले आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, और वो वर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन वो वर्ब हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगी। एक दो प्रिपोजिशन अपवाद हैं, जैसे बट, एक्सेप्ट, सिवाय के अर्थ में, और एक टू प्रिपोजिशन, ये अपवाद हो सकते हैं। बाकी जितने भी प्रिपोजिशन हैं उन सब के बाद जब वर्ब आती है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिसे हम जिरंड कहते हैं। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से अगर वो वर्ब नाउन की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह अगर काम करती है तो फिर उसे आप जिरंड कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, स्विमिंग, आपने कहा आई लाइक स्विमिंग, तो वहां पर स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, यहां जो स्विमिंग है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब लाइक है, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक यू, आई लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग जो है यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं। तो यहां पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है दोस्तों, नाउन की तरह यूज हो रहा है। वर्ब में आईएनजी लग रहा है और ये वर्ब नाउन की तरह काम आ रही है, तो इसे हम कहते हैं जिरंड, ठीक है। तो आप जिरंड के रूप में मत जाओ, चाहो तो आप मत रटो उसको, जिरंड क्या चीज है छोड़ दो आप तो इतना याद रखो कि किसी भी प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन आ सकता है या कोई प्रोनाउन आ सकता है, और अगर वर्ब आएगी, जो आ सकती है, अगर वर्ब आएगी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारा कि प्रिपोजिशन क्या होते हैं। प्रिपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्र और एक पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन किससे पहले आते हैं, किसी नाउन से पहले आ सकते हैं, किसी प्रोनाउन से पहले। अगर प्रोनाउन से पहले आएंगे तो सदैव उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, कम विद मी, कम विद शी नहीं होगा, कम विद हर, ठीक है ना। तो प्रिपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। क्या वर्ब भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर प्रिपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, प्रिपोजिशन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल से बातें क्लियर कर दूंगा। तो पहली बात यह कि भाई प्रिपोजिशन होते क्या है, किसे कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रिपोजिशन क्या होते हैं, एक लिंकिंग वर्ड की तरह यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, दो शब्दों को वाक्य में जोड़ते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ये किसी एक नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं। देखो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना, ये भी एंड ऑफ द डे नाउन ही होती है। तो अगर आप पूछे कोई आपसे कि साहब प्रिपोजिशन किससे पहले आते हैं, तो आप यही जवाब दो कि प्रिपोजिशन या तो नाउन से पहले आते हैं या प्रोनाउन से पहले आते हैं, दैट्स इट। ये क्या है, वर्ब। ये वर्ब नहीं है, इसकी आईएनजी लग करके ये भी नाउन का ही काम करता है, ठीक है ना। तो प्रिपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं
जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और किसी उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, कोई संबंध दर्शाते हैं, कोई संबंध बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल। अ बुक इज ऑन द टेबल। एक बुक टेबल पे रखी हुई है। ऑन एक प्रिपोजिशन होता है दोस्तों, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, बाय, विथ, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ये बहुत सारे प्रिपोजिशन है। सबको हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, सबके अंतर देखेंगे, क्या क्या होते हैं, यूज क्या क्या होता है, सब पे बात करेंगे। ऑन एक प्रिपोजिशन है, मैं शॉर्ट में PREP लिख देता हूं, प्रिपोजिशन। ये आ रहा है टेबल से पहले, और टेबल नाउन है। टेबल क्या है दोस्तों? नाउन है। और ऑन द टेबल, टेबल पर है। ऑन किसी नाउन से पहले आ गए, देखो आप, प्री यानी पहले। ऑन द टेबल, और पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है। इस ऑन द टेबल का संबंध किसी और चीज से बताता है। ऑन द टेबल क्या है? टेबल पर क्या चीज रखी हुई है? ए बुक। ए बुक इज ऑन द टेबल। एक बुक कहां पर रखी हुई है? टेबल पर। तो देखो वापस, एक प्रपोजिशन किसी नाउन से पहले आता है और उस नाउन का संबंध उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द से, दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध दर्शाता है, रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है ना? तो देखिए आप, ऑन द टेबल, टेबल पर है। क्या है टेबल के ऊपर? बुक रखी हुई है। तो किसी नाउन से पहले आएगा और उस नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाएगा। अ बुक इज ऑन द टेबल। एक बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है। ठीक है ना? आगे देखिए आप, एक वाक्य और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आई हैव बॉट अ पेन फॉर राम। आई हैव बॉट अ पेन फॉर राम। मैंने राम के लिए एक पेन खरीदा। आई हैव बॉट अ पेन फॉर राम। अब देखो, फॉर भी प्रपोजिशन है। अब ये पेन किसके लिए खरीदा मैंने? राम के लिए। राम के लिए क्या खरीदा? पेन। तो इस फॉर प्रपोजिशन एक नाउन से पहले आया और किसी दूसरे नाउन से उसके संबंध को दर्शा रहा है। पेन है किसके लिए? राम के लिए। राम के लिए क्या है? पेन। तो प्रिपोजिशन क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस प्रिपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन से पहले आ रहे हैं उसका संबंध उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द से दर्शाते हैं। तो राम का जो संबंध है वो किससे है? पेन से है। ठीक है ना? मैं आपको और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे हमने कहा, कम विथ मी। हमने बात की थी आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। कम विद आई जो है वो गलत हो जाएगा। विद एक प्रपोजिशन है। कम विद मी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका पूरा सेंटेंस, यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। तो विद मी मेरे साथ, कौन? तुम मेरे साथ आओ। तो ये प्रोनाउन से पहले आ गया, उससे पहले नाउन से पहले आ रहा था। और प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ठीक है ना? वर्ब से पहले भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एग्जांपल देखिए आप, आफ्टर फिनिश माई वर्क आई गो टू द सिनेमा। आफ्टर फिनिश माई वर्क आई गो टू द सिनेमा। इस सेंटेंस में जानबूझ करके मैंने एक एरर छोड़ी है, जानबूझ करके गलती छोड़ी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों वो गलती क्या है? आफ्टर फिनिश माई वर्क, मेरा काम खत्म होने के बाद, आई गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जाऊंगा। क्या गलती नजर आती है इस वाक्य में आप लोगों को? देखिए आप, कुछ नजर आ रही गलती आपको? बिल्कुल एक गलती है इसमें। आफ्टर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी लगाना पड़ता है, जिसे हम जिरेंड फॉर्म कहते हैं। तो यहां फिनिश के बाद आईएनजी लगा हुआ नहीं था, इसलिए गलत हो गया। तो क्या होगा? आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, मेरा काम खत्म करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई विल गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जाऊंगा। मेरा काम खत्म करने के बाद मैं सिनेमा जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रपोजिशन किसी वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को? आईएनजी। और इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी लगता है तो फिर एक नाउन की तरह यूज होता है, जिसे हम जिरेंड फॉर्म कहते हैं। अगर आपको जिरेंड फॉर्म का लॉजिक पता नहीं है तो छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो इतना याद रखो कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी का यूज होता है। अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और नाउन के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो हमने जो बात सीखी वो यहाँ पे एक बात सीखी कि प्रपोजिशन जो होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और उसका संबंध, उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं। जिस नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द से दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों के? ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक प्रपोजिशन काम क्या क्या करता है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। एक प्रपोजिशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं। अब ये क्या बात है, देखो मैं आपको समझाऊं, बहुत सिंपल सी बात है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि ऑन द टेबल, अभी देखा थोड़ी देर पहले, टेबल से पहले होना है क्या? आपने ऑन मंडे भी सुना होगा, ऑन मंडे, ठीक है ना, ऑन मंडे होता है। आपने सुना होगा ऑन ट्रायल, ये केस ऑन ट्रायल है। ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन द वे। एक शब्द जो होता है वो अलग अलग जगह यूज होता है, अलग अलग स्थितियों में यूज होता है। तो क्या क्या काम करता है एक प्रपोजिशन, या ऑन क्या काम कर रहा है? ऑन द टेबल, कोई चीज टेबल पे रखी हुई है, ये स्थान की बात कर रहा है, ये कोई कहां पे रखी हुई है। ऑन मंडे, मंडे को, इसमें टाइम की बात चल रही है, कोई काम कब हुआ, मंडे को कब होगा, मंडे को, टाइम की बात चल रही है। ऑन ट्रायल, ये केस ट्रायल पर है, दवाई, कोरोना की दवाई अभी ऑन ट्रायल है, को चल रही है, कोशिश केस के लिए भी होता है ऑन ट्रायल। ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, तो ये एक अलग बात बता रहा है। तो प्रिपरेशन क्या क्या बातें बताता है, अगर ये पता लग जाए तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि यार ऑन द टेबल भी सर ने यूज किया था और ये ऑन मंडे भी आ गया, लो साहब ये क्या क्या हुआ। तो एक प्रिपरेशन कुछ काम करता है, वो अगर पता लग जाए तो हमारा थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी जो प्रिपरेशन है वो क्या क्या काम करता है। पहला, ये स्पेस की बात करता है। स्पेस को आप सरल भाषा में कह सकते हैं प्लेस, स्थान। ये स्थान की बात करता है। स्थान बताता है कोई चीज कहां पर है। प्री पोजीशन, तो किस जगह पर है वो, तो प्री यानी पहले, पोजीशन पहले आकर के उसकी स्थिति को, स्थान को बताता है। स्थान में भी ये दो चीज बताएगा कि कोई चीज कहीं रखी हुई है तो वो उसकी पोजीशन हो गई, स्थिति हो गई, और गति कर रही है तो मोशन हो गई। कोई भी प्रिपरेशन आपको दो बात बताएगा, पोजीशन और मोशन, स्थिति और गति। स्थिति और गति दो चीज बताएगा वो, कि किसी चीज की स्थिति वो कहीं स्थिर है, स्थित बता रहा है, या वो गति कर रही है, मोशन कर रही है। प्लेस में, स्पेस में कोई भी प्रिपरेशन दो चीज बताता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। एक तो पोजीशन और एक मोशन। एक इसके अलावा प्रिपोजिशन टाइम को भी शो करता है। टाइम यानी समय, समय को भी बताता है। स्पेस बताता है, समय बताता है। इसके अलावा कोई भी प्रिपोजिशन मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, आपकी मेंटल कंडीशन को भी शो करता है। आपका दिमाग, मतलब जो चीजें आप शेप में नहीं देखोगे, स्थान और समय के रूप में नहीं देखोगे, वो वैसे ही है जैसे दिमाग से आप उसको महसूस कर सकते हैं। वो दिमाग की स्थिति, दिमाग के एटीट्यूड को, विचार को शो करेगी।
वो वैसे प्लेस और टाइम के रूप में नहीं होगी। तो कोई भी प्रिपरेशन ये 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। वो आपको स्पेस के बारे में बताएगा, वो टाइम के बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा, और वो मेंटल एटीट्यूड या मेंटल कंडीशन के बारे में भी आपको शो करेगा, बताएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ये चीजें क्या है, ये टाइम प्लेस की क्या बात है। बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल से ये बातें समझ में आएंगी। देखिए, आप मुझे बताना है प्रिपरेशन क्या काम कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस है, शी इज इन लंडन। इन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, शी इज इन लंडन। आप देखना है इन क्या काम कर रहा है। वन मोर सेंटेंस, शी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। शी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। शी इज इन लव। शी इज इन टीयर्स। शी इज इन डेट। इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए, उसमें भी इन है। शी इज लिविंग इंडिया। दोस्तों, चारों सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो, यहां पर भी इन है, यहां पर भी इन है, यहां पर भी इन है, और यहां पर भी इन है। इन चारों ही सेंटेंस में आपको इन प्रपोजिशन दिखाई दे रहा होगा। चारों में ही इन एक प्रपोजिशन है। तो बात यह है कि भाई इन प्रपोजिशन काम क्या कर रहा है, क्या चारों में वो एक ही काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है। अगर आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम 1 बाय 1 सेंटेंस बात करते हैं। शी इज इन लंडन, वो लंदन में है, वो लंदन में है। तो क्या बता रहा है इसके अंदर, किसी लड़की की स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि वो कहां पर है, वो लंदन में है। तो ये स्थान के बारे में बात कर रहा है, जिसको हमने पढ़ा स्पेस। और स्पेस में 2 बातें होती हैं, पोजीशन स्थिति या मोशन गति। तो उन दोनों में से क्या बात कर रहा है, कोई गति की बात कर रहा है या कोई स्थिति स्थान के बारे में बता रहा है। बिल्कुल ये बता रहा है कि कहां पर है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो स्पेस में भी ये पोजीशन शो करेगा, स्थिति को शो करेगा, स्थान को बताएगा। दूसरा देखिए, शी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रही है। तो कहां पर है वो, मैदान में, लेकिन वह खेल रही है। जब खेलेगी, दौड़ेगी, भागेगी तो गति होगी, मोशन होगा। तो उसके लिए फिर आप लोग क्या यूज करेंगे, फिर स्पेस में मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी स्पेस है, लेकिन इस बार स्पेस में मोशन है, स्पेस में मोशन है। ठीक है दोस्तों। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी इज इन लव, वो प्यार में है, वो प्यार में पड़ गई, प्यार में दिल। देखो सेंटेंस है, वो लंदन में अच्छी खासी थी, बढ़िया क्रिकेट खेल रही थी, और तभी वो प्यार में पड़ गई, फिर उसको दुखी हो गई, आंसू आने लगे, और बेचारी लास्ट में कर्ज में डूब गई। डेट, DEBT, डेट, डेट यानी कर्ज। जैसे आपने सुना होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट जानते होंगे, बैड डेट्स, डूबत खाते, डूबत कर्ज। तो डेट यानी कर्ज होता है, ऋण होता है। तो वो अच्छी खासी लंदन में थी, लेकिन बढ़िया खेल रही थी, तभी वो प्यार में पड़ गई, दुखी हो गई, कर्ज में डूब गई। ये तो होना ही है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन यहां अपने काम की चीज ये है कि भाई इन क्या काम कर रहा है, इन क्या शो कर रहा है। शी इज इन लव, शी इज इन टीयर्स, शी इज इन डेट, वो प्यार में है। तो क्या ये स्पेस बता रहा है, क्या ये टाइम बता रहा है, ये मेंटल एटीट्यूड बता रहा है, ये मेंटल कंडीशन शो कर रहा है। बिल्कुल ये मेंटल कंडीशन शो कर रहा है। वो प्यार में पड़ गई, तो वो लिटरली वैसे दिख नहीं रही कि सब प्यार के अंदर डूबी हुई, नहीं, उसके दिमाग में प्यार की बातें, वो सपने, वो रूहानी चीजें, वो पता नहीं खुशबू, वो फूल, गुलाब, तारे उसे दिखाई दे रहे हैं। उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अपने क्रिकेट खेल को भूल गई है। शी इज इन लव, उसके दिमाग में केवल लव छाया हुआ है, मेंटल एटीट्यूड को दर्शा रहा है।
शी इज इन लव, शी इज इन टीयर्स, वो दुखी है, नहीं बोलते क्या साहब वो दुख के सागर में डूबी हुई है, वो दुखी है, वो दुख में डूब गई, तो लिटरली वो दुख में नहीं डूबी, उसकी मेंटल स्थिति आप बता रहे हैं। तो वो शी इज इन डेट, वो कर्ज में डूबी हुई है, बोलते हैं हम लोग ऐसे। तो ये सब बातें जो है ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड को। ठीक है दोस्तों, क्या शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेंटल एटीट्यूड को शो कर रहे हैं, मानसिक स्थिति को बताया जा रहा है। अगला देखिए, शी इज लिविंग फॉर इंडिया, वो भारत के लिए रवाना हो रही है इन जुलाई। कब रवाना हो रही है, जुलाई में रवाना हो रही है। शी इज लिविंग फॉर इंडिया इन जुलाई, तो ये क्या बता रहा है, कब रवाना होगी, जुलाई में, टाइम की बात कर रहा है। तो यहां वाले में टाइम शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है दोस्तों, टाइम शो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो ये प्रपोजिशंस हैं ये 3 काम करते हैं मोटे तौर पर, स्पेस, स्थान, स्थान में 2 बात बताएंगे, पोजीशन स्थिति क्या है, मोशन गति, दूसरी बात ये टाइम की बात भी कर सकता है, जैसे इन जुलाई टाइम की बात कर रहा है, और तीसरी बात मेंटल एटीट्यूड, मेंटल स्थिति की बात करेगा, वो प्यार में डूबी हुई है, वो दुख में डूबी हुई है, वो कर्ज में डूबी हुई है, शी इज इन टीयर, शी इज इन लव, शी इज इन डैट। तो एक प्रोपोजिशन अलग अलग काम करते हैं, स्पेस, टाइम और मेंटल एटीट्यूड। थोड़ा सा को याद रखेंगे, देखो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा थियोरेटिकल, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इन है, आ सकता है, लेकिन सबके यूज अलग अलग हैं, सबके स्थितियां अलग अलग हैं। अच्छा, एक बात और दिमाग में आप डालिए, हमारे को ना कई बार लगता है कि यार प्रोपोजिशन के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं, तो कोई छोटी मोटी चीज जोड़ने उड़ने के लिए काम आती है। आप गलत हैं इस बात को अगर आप सोचते हैं तो। एक प्रोपोजिशन के वाक्य में होने से और एक प्रोपोजिशन के वाक्य में न होने से कितना अंतर पड़ जाता है, वो आप देखो, स्थिति को समझने की कोशिश करो। जैसे अब ये लास्ट वाला सेंटेंस को देख लो आप, शी इज लिविंग फॉर इंडिया इन जुलाई। अगर दोस्तों इस सेंटेंस में से मैं इस फोर को हटा दूं और मैं ऐसे लिख दूं, शी इज लिविंग इंडिया, फोर को हटा दिया मैंने और कोई चेंज नहीं किया, तो केवल उस फोर प्रपोजिशन के हट जाने से, उस फोर प्रपोजिशन के हट जाने मात्र से क्या इन दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी इज लिविंग फॉर इंडिया इन जुलाई और शी इज लिविंग इंडिया इन जुलाई, क्या अंतर है दोस्तों, देखो आप, एक में फोर प्रिपरेशन है, दूसरे में फोर प्रिपरेशन हमने हटा दिया, क्या इनसे कुछ अंतर होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दोनों ही एक दूसरे से मीनिंग में ऑपोजिट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे से मीनिंग में ऑपोजिट हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, देखिए, शी इज लिविंग फॉर इंडिया इन जुलाई, वो जुलाई में भारत के लिए रवाना हो रही है। एक्चुअली कहानी इन चारों सेंटेंस बनती है, इस 5 चौथे सेंटेंस की। तो लंदन में है कि बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, तभी प्यार में डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, डूबत खाते में चल जाती है, कर्ज में डूब जाती है। अब ऐसे लोगों का लंदन में क्या काम, भैया जाओ प्यार मोहब्बत करने तो इंडिया में जाओ, तुम लोग यहां तो बढ़िया खेलने के लिए आए थे। तो अब वो जो है लंदन छोड़ के इंडिया के लिए रवाना हो रही है। ये फोर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। लीव फॉर किसी डेस्टिनेशन, किसी मंजिल के लिए, किसी स्थान के लिए रवाना होने के लिए आता है। लीव के बाद फॉर फिक्स है, कहीं के लिए रवाना होने के लिए। लीव फॉर एक वर्ड होता है बाउंड फॉर, ट्रेन, एरोप्लेन, इनसे बैठकर किसी मंजिल के लिए, आप किसी स्थान के लिए रवाना होते हैं तो हम यूज करते हैं बाउंड फॉर, यूज करते हैं दोस्तों, बाउंड फॉर यूज करते हैं, ठीक है ना, बाउंड फॉर। तो लीव फॉर, बाउंड फॉर, ये इसके लिए होता है। तो शी इज लिविंग फॉर इंडिया इन जुलाई, वो जुलाई में भारत के लिए रवाना हो रही है, यानी कि लंदन में है, लंदन को छोड़ेगी और कहां जा रही है, इंडिया जा रही है। अगला देखो, शी इज लिविंग इंडिया इन जुलाई, शी इज लिविंग इंडिया, वो इंडिया को ही छोड़ रही है इन जुलाई। शायद वो इंडिया छोड़ करके कहीं दूसरे देश में जाना चाहिए, वो लंदन भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, कोई और दूसरी कंट्री भी हो सकती है। ऊपर वाले में भारत
आएगी, भारत के लिए रवाना हो रही है, मतलब चल करके भारत पहुंचेगी। इस सेकंड वाले में इंडिया को ही छोड़ रही है, लिविंग इंडिया, आई एम लिविंग दिस प्लेस, आई एम लिविंग इंडिया, मैं भारत छोड़ रहा हूं यार, आई एम लिविंग दिस सिटी, मैं इस शहर को छोड़ रहा हूं, मैं यहाँ शहर मन नहीं लगता मेरा, आई एम लिविंग दिस सिटी, इस सिटी को मैं छोड़ रहा हूं। तो प्रिपरेशन के होने से और न होने से रात और दिन का फर्क पड़ता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये जो स्थितियां हैं इसे आप याद रखें, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये एक बात मैं आपको इसके बाद और ले चलूंगा। पहले हम लोग ये जो बातें पढ़ी हैं इसको एक बार फिर 2 बार मैं आपको बार बार रिपीट करके समझा चुका हूं, एक बार इसको हम पीपीटी के थ्रू वापस पढ़ते हैं और फिर इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन जो वर्ड है ये प्री प्लस पोजीशन 2 शब्दों से मिलकर बना, और किन किन से पहले आता है? ये नाउन संज्ञा से पहले आता है, प्रोनाउन सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये बात हो चुकी थी हमारी। हाँ, और ये जिरंड से पहले भी आता है। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ध्यान रखना ये नाउन की तरह कार्य करता है। तो इन शॉर्ट 2 ही बात होगी, ये तो नाउन होता है, ऊपर नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन, बस यही बात होती है। प्रिपोजिशन किससे पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। इसमें खास बात ध्यान रखना, जब भी ये प्रोनाउन से पहले आएगा ना, प्रोनाउन की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई नहीं आएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी आएगा, ही नहीं आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम आएगा, शी नहीं आएगा, शी का ऑब्जेक्ट हर आएगा, वी नहीं आएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस आएगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। प्रोनाउन की सदैव ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। वर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है, जिसे हम जिरंड कहते हैं, और जिरंड नाउन की तरह यूज होता है। यहां तक बात क्लियर है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो डेफिनेशन क्या होगी फिर इसकी। एक प्रपोजिशन ऐसा लिंकिंग वर्ड होता है, जोड़ने वाला शब्द, ऐसा लिंकिंग वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। किसी नाउन प्रोनाउन से पहले, प्री यानी पहले आता है, और उस नाउन प्रोनाउन का उसी वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध, रिलेशनशिप को दर्शाता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध, रिलेशनशिप को दर्शाता है। आई एम ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, पढ़ा था हम लोगों ने। बुक का संबंध उस टेबल से ऑन ने दर्शाया। क्लियर है बात यहां तक? ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ। देखो इसके एक एग्जांपल देखिए। शी ब्रोट अ पेन फॉर राम, उसने राम के लिए एक पेन खरीदा। फोर प्रपोजिशन है और राम जो है वो नाउन है। राम क्या है दोस्तों? नाउन है। देखो आप, फॉर राम, राम नाउन है। इस राम की जगह मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया। अब राम का प्रोनाउन तो वैसे ही होता है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि प्रपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा। शी ब्रॉट अ पेन फॉर हिम, उसने एक पेन, वो पेन लेकर आया, फॉर हिम, उसके लिए। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर ली। प्रोनाउन की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? ऑब्जेक्टिव। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी वाली, जिरंड वाली। जैसे शी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। फॉर टेकिंग द टेस्ट, परीक्षा देने के लिए। टेक का मतलब यहां पे लेना नहीं, हिंदी हिसाब से देना है, परीक्षा देना। बच्चे परीक्षा देते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर टेकिंग द टेस्ट, फॉर टेक द टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपने कर दिया फॉर टेक द टेस्ट, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फॉर टेकिंग द टेस्ट, परीक्षा देने के लिए। फॉर टेकिंग द टेस्ट, शी बोट अ पेन फॉर टेकिंग द टेस्ट, उसने पेन खरीदा परीक्षा देने के लिए। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया हम लोगों ने? आईएनजी का यूज कर दिया। ठीक है ना? तो ये बात हो गई कि प्रिपोजिशन जो होता है वो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, हिम आएगा, और वर्ब आएगी तो उसके अंदर क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अ प्रिपोजिशन, एक प्रिपोजिशन के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम आता है प्रिपोजिशन? एक प्रिपोजिशन वाक्य में स्पेस, स्थान बताता है, टाइम बताता है, और मेंटल एटीट्यूड बताता है। 3 चीज बताता है।
स्पेस में पोजीशन और मोशन बताएगा, टाइम बताएगा और मेंटल कंडीशन बताएगा। अब मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था वो देखिए, शी इज इन लंडन, यहाँ स्पेस में क्या हो गई, पोजीशन की बात हो गई। शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये स्पेस में मोशन गति की बात हो गई। शी इज इन लव, शी इज इन डाउट, वो डाउट में है, शक में है। शी इज टीयर्स, वो दुखी है। शी इज इन डेट भी कर सकते हैं आप, वो कर्ज में डूब गई। तो मेंटल एटीट्यूड आ जाएगा, ये मेंटल एटीट्यूड है, मेंटल स्थिति है उसकी, ठीक है ना। और देखिए आप, शी इज लिविंग लंडन इन जुलाई, यहां पर क्या हो गया, शी इज लिविंग लंडन, अब वो लंदन छोड़ रही है। शी इज लिविंग लंदन इन जुलाई, वो लंदन को छोड़ रही है जुलाई के अंदर। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, इन जो है वो टाइम की बात कर रहा है, और ये दोनों अंतर बताया आपको मैंने, शी इज लिविंग लंदन इन जुलाई और शी इज लिविंग फॉर लंदन इन जुलाई। दोनों में क्या अंतर है, एक में तो लंदन को छोड़ रही है और एक में लंदन आ रही है। यहां लंदन से निकल रही है और यहां लंदन को आ रही है। तो ये किससे फर्क पड़ा, फोर प्रोपोजिशन से फर्क पड़ गया। तो प्रोपोजिशन के होने से और न होने से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब तीसरी बात पढ़ते हैं, हमने परिभाषा पढ़ ली, फंक्शन कहां का यूज होता है ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए कि प्रोपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए आप लोगों ने। दोस्तों कई बार मैंने क्लास में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है स्टूडेंट्स के साथ में, कि जब प्रोपोजिशन के क्वेश्चन के पास सामने होते हैं ना, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसका हिंदी अर्थ करते हैं, और उसके हिंदी अर्थ करके देखते हैं कि यार इसमें इन आएगा, ऑन आएगा, इसमें अपॉन आएगा, कि इसमें विद आएगा। कोई से भी चार ऑप्शन जो दिए होते हैं वो उस वाक्य के हिंदी अर्थ करके करने की कोशिश करते हैं। क्या किसी वाक्य को हिंदी अर्थ करके उसके हिसाब से इंग्लिश का प्रोपोजिशन सेट कर सकते हैं? क्या वो उसके उत्तर हमेशा सही आएंगे आपके? इसको चेक करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हिंदी अर्थ करके इंग्लिश के प्रोपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। इसको देखते हैं, इसको जांच करते हैं हम लोग। देखिए मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं दोस्तों जो आपके सामने है, और जो बात करना चाह रहा था देखो वही आपके बात सामने लिखी हुई है। क्या हिंदी अर्थ करके प्रोपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। चेक करते हैं इसको। देखो आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन पांचों क्वेश्चन को समझो और फिर इनके आप आंसर्स लगाओ। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ने हमें प्रोपोजिशंस तो पढ़ाया ही नहीं, जब प्रोपोजिशन पढ़ाया ही नहीं तो हम आंसर कैसे लगाएं? मुझे पता है कि आप जो सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं 80% स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती, मुझे पता है, आई नो। और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही गलत है। हमें रटाया गया, हमें इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में न पढ़ा करके सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया। हमारे घर पे भी माहौल नहीं था, आपने लेट पढ़ना शुरू किया, 6th-7th में लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू करी कई लोगों ने, और पढ़ाया भी ढंग से नहीं गया, तो बड़ी दिक्कतें हमारी इंग्लिश में रहती हैं। तो मुझे पता है कि आपको एक क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, बट फिर भी जितनी भी इंग्लिश आप जानते हैं, जो आज तक आपने पढ़ी है, जिस आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आप ऐसी बात नहीं है, आप बहुत कुछ इंग्लिश जानते भी हैं। तो उस हिसाब से इन क्वेश्चन के आंसर्स लगाओ, क्या क्या आंसर होने चाहिए। अरे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, माई सिस्टर इज बिजी हर वर्क, व्हाट डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, माई अंकल इज द कमिटी, माई अंकल इज द जूरी, द स्टाफ, द पैनल, द मीटिंग विल बी हेल्ड कैंपस, मीटिंग कैंपस में रखी जाएगी। ये 5 क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन हम और देख सकते हैं, आगे भी हैं, देखो आप 5 क्वेश्चन ये रहे। व्हाट इज द टाइम, योर वॉच, इट्स 10 minutes 7 o'clock। अगर आपको आंसर आते हैं लगाते जाओ, आप लगाते जाओ नोटबुक के अंदर। आई बॉट दिस पेन 10 rupees, माई ब्रदर इज गुड मैथ्स, अ फ्यू विजिटर्स एंटर्ड द जू। 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन 10 क्वेश्चन के आपको आंसर्स लगाने हैं। मैं वापस पहले पिछले पेज पे आता हूं। चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अर्थ करके देखते हैं।
अर्थ करने से क्या आता है वो देखते हैं हम लोग पहले ना। चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना, देखो ना, सबको आंसर लगाना, एक बार सबको आंसर सोचना जरूर है और फिर देखते हैं कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना भारत का नॉर्थ है। चाइना भारत का उत्तर है। चाइना भारत के उत्तर में है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, चाइना भारत के उत्तर में है। और मे के लिए इंग्लिश में होता है इन। देखना इन सारे सेंटेंस में आपको ऐसे लगेगा कि मे है, और मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इन, इनटू, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। माई सिस्टर इज बिजी हर वर्क। मेरी सिस्टर अपने काम में बिजी है, बिजी इन हर वर्क। व्हाट डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, इन योर ब्रेकफास्ट। माई अंकल इज द कमिटी। मेरे अंकल कमिटी में है। मेरे अंकल ज्यूरी में है, जो न्यायों का जो एक कमिटी होती है, जैसे कहते हैं ना, आप लोग उसको हिंदी में कहते हैं ज्यूरी को, कि ये जज का जो होता है पंचाट, पंचों का एक ग्रुप, ज्यूरी, न्यायाधीशों का जो पैनल होता है। स्टाफ में है, मेरे अंकल पैनल में है, कमिटी में है, इन लगता है इसमें भी। द मीटिंग विल बी हेल्ड। मीटिंग रखी जाएगी कैंपस में, तो इनको क्या बोलते हैं, इन। मे को क्या बोलते हैं, इन। और देखिए आप, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय हो गया, घड़ी में क्या समय हो गया, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो गया। इट्स 10 minutes 7 o'clock। 7 बजने में 5 मिनट हैं, बोलते हैं हम लोग ऐसे, 7 बजने में 5 मिनट हैं। इट इज 10 minutes in 7 o'clock। आई बोट दिस पेन 10 rupees। मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा, ऐसी इंग्लिश बनती है हिंदी इसकी। आई बोट दिस पेन 10 rupees। मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा, इन 10 rupees। माई ब्रदर इज गुड मैथ्स। मेरा भाई मैथ्स में अच्छा है, गुड इन मैथ्स, मेरा भाई मैथ्स में अच्छा है। अ फ्यू विजिटर्स एंटर्ड द जू। कुछ विजिटर्स ने जू में एंटर किया। हमने 10 क्वेश्चन किए और 10 के 10 क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि आंसर हिंदी के हिसाब से इन आना चाहिए। हिंदी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। कुछ विजिटर्स ने जू में एंटर किया। मेरा भाई गणित में अच्छा है। मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा। 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। व्हाट इज द टाइम योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो गया। इन सभी वाक्यों से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वाक्य में आंसर जो है वो इन आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है, आपको बहुत सरप्राइज होगा कि इनमें एक भी प्रश्न के उत्तर में इन नहीं आएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, एक भी उत्तर में इन नहीं आएगा। यानी कि हमने हिंदी का जो इन लगाया, एक में भी इन नहीं आएगा। मजे की बात यह है। तो फिर क्या आएगा दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग। वापस चलते हैं पिछले पेज पे। चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कि चाइना भारत के उत्तर में है। अब बताओ, क्या चाइना देश, जिसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, क्या वो भारत देश के एक हिस्से उत्तर में आ सकता है क्या। क्या वो भारत की सीमा के अंदर है क्या। जैसे अभी मैं रूम में हूं, आई एम इन द रूम, तो मैं रूम के अंदर आ सकता हूं, क्या आ सकता हूं, तो इन सही है। लेकिन चाइना क्या भारत के उत्तर में आ सकता है क्या। तो उत्तर के क्षेत्र में स्थित है या उत्तर की ओर स्थित है। उत्तर के अंदर स्थित है या उत्तर की ओर स्थित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तर की ओर स्थित है। तो किसी और की बात करें, किसी तरफ जाने की बजाय मैं बाजार की ओर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। टू लगता है। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना भारत के उत्तर की ओर है। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना भारत के उत्तर की ओर है, तो टू आएगा दोस्तों। अच्छा, अगर चाइना की जगह पंजाब होता,
अगर चाइना की जगह पंजाब होता तो क्या पंजाब उत्तर की ओर है, उत्तर के अंदर स्थित है भारत के? वो भारत के उत्तर के अंदर, मैं भारत के जो पंजाब राज्य है उसकी बात कर रहा हूं, भारत के उत्तर में स्थित है अंदर। तो पंजाब के लिए सेम सेंटेंस में इन आ जाता। क्या जाता? इन आ जाता। पंजाब की जगह जम्मू कश्मीर हो जाता तो तब भी इन आ जाता। अच्छा, यहां पर अगर पाकिस्तान आ जाता तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है या पश्चिम की ओर है? पश्चिम में स्थित है, भारत का हिस्सा है या भारत के पश्चिम की ओर है? पश्चिम की ओर है। तो उसके लिए पाकिस्तान वाले में क्या लग जाएगा? पाकिस्तान इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिम की ओर स्थित है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कि चाइना के लिए यहां इन मत लगा देना, आप यहां टू लगाना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा और गहराई में जाओ ना, अगर यार जो आर्टिकल पढ़ाया था आपको मैंने कि आर्टिकल दिशाओं से पहले तभी आता है जब पहले कोई प्रपोजिशन दिया हो, तो यहां प्रपोजिशन टू दिया हुआ है इसलिए द आ गया। अब अगर ये द ही हटा दें हम यहां से, द ना होता तो आंसर क्या आता? अगर दिशा से साथ में आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब प्रपोजिशन भी शायद नहीं रहा होगा, फिर टू भी नहीं आएगा, फिर सेंटेंस बन जाएगा चाइना इज द नॉर्थ ऑफ, चाइना इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये द ना आए तो फिर टू भी नहीं आएगा, यहां पे द आएगा तो टू आएगा। अभी मैंने क्या पढ़ा दिया मैं बताता हूं आपको, देखो बात करते हैं। मैं कह रहा हूं ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। यहां पर द है और यहां पर द का यूज नहीं हो रहा है। किसे देखिए आप, पाकिस्तान इज वेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज द वेस्ट ऑफ इंडिया, पंजाब इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और सभी में देखो दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। अब आंसर क्या होगा वो देखना है हमारे को। मैंने बताया कि चाइना भारत के उत्तर के अंदर अगर स्थित हो तो इन आ जाता, लेकिन उत्तर की ओर है और यहां आर्टिकल भी है, टू लगाएंगे। दूसरे में चाइना भारत का उत्तर है, चाइना भारत का उत्तर है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं दिशा से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है। अगर आर्टिकल नहीं है तो प्रपोजिशन भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। अगर प्रपोजिशन होता है तो आर्टिकल द आता है, ये नियम हमने आर्टिकल में पढ़ा था। तो अगर आर्टिकल नहीं है तो प्रपोजिशन नहीं होगा, प्रपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहां आर्टिकल था तो प्रपोजिशन आ गया, यहां आर्टिकल नहीं है तो क्रॉस आएगा। अगला, पाकिस्तान इज वेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान भारत का वेस्ट है, भारत का पश्चिम है, तो यहां पर देखो दिशा से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ तो प्रपोजिशन भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर वेस्ट से पहले द आ गया, वही ऊपर वाले नॉर्थ की तरह। अगर द आ गया है तो अब देखो सेंटेंस क्या है यहां पे, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है या पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो यहां लगाएंगे आप टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अगले में क्या आ गया, पाकिस्तान जगह यहां पंजाब आ गया, पंजाब भारत के उत्तर के अंदर स्थित है या उत्तर की ओर है, अंदर स्थित है, इन लगा दो। एक छोटी सी बात से
ये 5 क्वेश्चन हो गए। देख रहे हैं आप, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तब जाके आपको प्रिपरेशन के क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, द हटा दिया तो अलग आंसर, द लगा दिया तो अलग, उस सेम सेंटेंस में चाइना की जगह पंजाब आ गया तो अलग आंसर आ गया। तो ये सबके लॉजिक भी है, लेकिन साथ साथ में अगर आप ध्यान से बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सारे प्रिपरेशन या कोई भी टॉपिक समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, पंजाब होता तो इन आता, पाकिस्तान होता तो टू आता। फिर अगला सेंटेंस देखो आप, माई सिस्टर इज बिजी हर वर्क, मेरी सिस्टर अपने काम में बिजी है। इन मत लगा देना, लग रहा है इन आएगा लेकिन नहीं। बिजी एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा शब्द है, मान लीजिए अगर आप किसी काम में बिजी होते हैं तो इंग्लिश यहां फिक्स एक वर्ड यूज करती है, और एक टॉपिक होता है अलग से प्रिपरेशन में ही, फिक्स्ड प्रपोजिशन टॉपिक होता है। जब प्रिपरेशन हमारे खत्म हो जाएंगे, जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली बातें, तो मैं आपको लास्ट में फिक्स प्रिपरेशन के ऊपर बात करूंगा। फिक्स प्रिपरेशन क्या होते हैं? कुछ शब्द के साथ में कुछ प्रिपरेशन फिक्स होते हैं, वो वही आते हैं, तो उसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें याद करना पड़ता है, या हमें उनको अपने मतलब बोलचाल की भाषा में लाना पड़ेगा, तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो उनमें से एक यही है, बिजी के साथ में हमेशा विथ आता है। जैसे नहीं बोलते क्या लोग, नाउडेज ही इज बिजी विथ हिज फैमिली, आजकल वो अपनी फैमिली के साथ बिजी है, वो अपने काम में बिजी है। बिजी विथ हिज वर्क, शी इज बिजी विथ हर वर्क। बिजी के साथ में फिक्स है, विथ आता है, अगर आप किसी काम में व्यस्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों के। ये हिंदी अर्थ करोगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रहना पड़ेगा कि बिजी के साथ विथ आता है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे गलतियां होती हैं। व्हाट डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, ये कहना चाह रहा है अपने भोजन में क्या लेते हो। इन मत लगा देना, वो तो गलत हो जाएगा। आप अपने भोजन में, खाने में क्या लेते हो, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक वर्ड है टेक, और किसी भी भोजन में आप क्या लेते हो ये पूछने बताने के लिए टेक के साथ फोर आता है। टेक फोर फिक्स्ड प्रपोजिशन है, टेक के साथ फोर ही लगेगा। भोजन में, मील में, खाने में आप पूछते हो कि क्या क्या लेते हो खाने में, क्या क्या आपकी डिशेस होती हैं, या बताते हो कि सब मैं खाने में ये लेता हूं, तो टेक के साथ फोर फिक्स होता है, ठीक है ना, टेक फोर। आगे देखो आप, माई अंकल इज द कमिटी, मेरे अंकल कमिटी में। अब इन लगाने का मन कर रहा होगा, वो हम पहले बात कर चुके, तो इन तो गलत होगा। तो फिर अब क्या होगा, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा अच्छी तरह से इंग्लिश को, तो एक लाइन कहीं पर होती है कि जो ऑन होता है, ऑन प्रिपरेशन आएगा, और ऑन द कमिटी, ऑन द जूरी, ऑन द स्टाफ, ऑन द पैनल। लोग पूछते भी हैं, जैसे आरएस वगैरह के, आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं, तो लोग बात करते हैं हु इज ऑन द पैनल। हु इज ऑन द पैनल मतलब उस पैनल में कौन कौन मेंबर हैं। तो ऑन जो है ना, यहां पर ये जो ऑन देख रहे हैं, ये बात करता है मेंबरशिप की। किसकी बात करता है दोस्तों? मेंबरशिप की बात करता है, सदस्यता की बात करता है। अगर किसी ग्रुप की, किसी जूरी की, किसी कमेटी की, किसी स्टाफ की, पैनल की आपके पास एक परमानेंट मेंबरशिप है, या एक मेंबरशिप आपके पास है, तो उसके लिए आप तो उसके सदस्य बन जाते हैं, तो ऑन प्रिपरेशन का यूज करते हैं। ये भी फिक्स है, इसको याद कर लो आप। ऑन द कमिटी, ऑन द जूरी। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे लास्ट में भी पूछता, अगर मैं लास्ट में भी पूछता ना कि भाई क्या क्या आएगा, तो आप गलती ही करते प्रिपरेशन पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि इसके लिए तो आपको फिक्स प्रिपरेशन याद होने चाहिए थे। तो माय अंकल इज ऑन द कमिटी, मेरे अंकल कमिटी में हैं, मतलब उसके मेंबर हैं। मेरे अंकल जूरी में हैं, मेरे अंकल स्टाफ में हैं, स्टाफ के मेंबर हैं, वो पैनल में हैं, वो आज जो टीवी के अंदर जो डिबेट का जो पैनल आने वाला है उसका एक मेंबर वो भी है। तो ऑन। आगे देखो, द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग आयोजित की जाएगी कैंपस में, तो यहां पर भी एक फिक्स है ऑन कैंपस।
ऑन कैंपस एक फिक्स फ्रेज है, कैंपस के साथ ऑन आता है पहले। ये कब आता है? जब आप बात करते हैं कि जैसे कैंपस है किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का, उस कॉलेज स्कूल के कैंपस के प्रांगण में, मतलब जो प्रांगण है उसका, जो पूरा उसकी जो चार दीवारी है, उस चार दीवारी में कहीं पर भी सरफेस पर, उस चार दीवारी की, उस प्रांगण की सरफेस पर कहीं पर भी मीटिंग हो सकती है। तो ऑन किसी सरफेस की बात करता है और ये कैंपस के साथ फिक्स वर्ड है, ऑन कैंपस। कुछ लोगों ने आप में से सुन भी रखा होगा ऑन कैंपस, तो ये फिक्स होता है ऑन कैंपस। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन कैंपस, मीटिंग कैंपस में रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला देखिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। फिक्स है, घड़ी में समय पूछना हो तो बाय का यूज करते हैं। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हो गया? आपने कहा इट्स 6 o'clock बाय माई वॉच। ये खूब मतलब चलने वाला शब्द है, खूब लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं, वो तुमको पता है। अब आपने कभी इंग्लिश सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो दिक्कत है। हमारे साथ तो स्थिति वो है ना कि जब जब समाचार अंग्रेजी में आए, हमने चैनल ही चेंज कर दिया। तो जब इंग्लिश सुनेंगे नहीं तो हमें समझ में कहां से आएगी। मुझे दोस्तों ध्यान आता है, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, जब मैं 9th क्लास में था, द सेम क्वेश्चन अपीयर्ड इन माई एग्जाम। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया हाफ ईयरली में, व्हाट इज द टाइम और ब्लैंक स्पेस योर वॉच। 4 ऑप्शन थे, उसमें इन भी था और बाय भी था। अब हुआ क्या, हिंदी अर्थ करके देखा मैंने और मुझे लगा घड़ी में क्या समय है, और मे को बोलते हैं इन, मैंने इन लगा दिया। ये गलती मैंने, आपके टीचर ने भी की है। पर जब वो चेक हुई, आपकी आंसर शीट चेक हुई, तो फिर टीचर ने बताया कि भाई जब घड़ी समय पूछते हो तो ये निश्चित है कि उसके साथ में बाय आता है। घड़ी समय पूछने के लिए, बताने के लिए बाय का यूज करते हैं। और तब से 9th क्लास से, तब से लेके आज तक वो बात याद है। तो ऐसे आप भी याद रखें, इन नहीं आएगा, बाय का यूज करें। जब आपने किसी टाइम पूछा क्या समय हो गया, तो जवाब दिया इट इज 10 minutes 7 o'clock। मान लो ये कहना चाह रहा है कि 7 बजने में 10 मिनट है, 6:50 हो गए मतलब ना, इसका मतलब 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो जब टाइम कम होता है, छोटे बच्चों की क्लास में पढ़ाया था, जब टाइम वाइम उनको बताया जाता है। अब आपने बात पढ़ी नहीं पढ़ी कि जब आप बताना चाहते हैं कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम लोग ना टू प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का। इट्स 10 minutes 2। और आप ये भी तो कह सकते हैं इस सेंटेंस को देख करके कि 7:10 हो गए, मतलब 10 मिनट ज्यादा हो गए 7 बज करके। ये भी हो सकता है 7 बजने में 10 मिनट है, वाक्य से पता लग नहीं रहा कि कम बता रहा है ज्यादा बता रहा है। तो अगर कम बता रहा है टू लगाएंगे, और आप ये कहें कि 7:10 हो गए, तो फिर ऐसे ज्यादा बताने के लिए फिर पास्ट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। पास्ट, इट इज 10 minutes past 7 o'clock। इसका मतलब है 7:10 हो गए। इट इज 10 minutes to 7 o'clock। टू का मतलब कम है, बाकी है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्लियर हो रही बात आप लोगों के? ओके, आगे देखिए, आई बोट दिस पेन। मैंने पेन खरीदा 10 rupees। कितने में खरीदा? मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा। तो जब आप ऐसे बताते हैं कि आपने 10 रुपए दिए और उसके एक्सचेंज में आपने पेन ले लिया, या उस पेन की कीमत बताना चाह रहे हैं, प्राइस बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे प्राइस वगैरह बताने के लिए, कीमत बताने के लिए 4 प्रपोजिशन का यूज होता है। आई बॉट दिस पेन 4 rupees 10, या 10 rupees। मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा, तो 4 यूज होगा। आपने सुना होगा हाउ मच इज इट फॉर, ये कितने का है। 4 कीमत पूछने बताने के लिए यूज होता है, इसको भी याद रखें। तो फिक्स है, इन नहीं आएगा, यहां 4 का यूज करेंगे। आगे देखो आप, माई ब्रदर इज गुड मैथ्स। मेरा भाई मैथ्स में अच्छा है, मेरा भाई मैथ्स में बढ़िया है। अब ऐसा लग रहा है मैथ्स में अच्छा है, इन लगा दो, नहीं, गुड के बाद एट का यूज होगा। किसका यूज करेंगे? एट का। माई ब्रदर इज गुड एट मैथ्स। मेरा भाई गणित में अच्छा है। गुड और बैड के बाद आप एट यूज करते हैं अच्छा होने के लिए,
ये सब बातें हम पढ़ेंगे, सब बातों को वन बाय वन हम बहुत ही एनालिसिस करके डिस्क्रिप्टिवली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप केवल ये समझने की कोशिश करें 10 सेंटेंस से कि अब अगर हमारे दिमाग में गलत फितूर अगर बैठा हुआ है कि भाई हम लोग तो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करना जानते हैं और प्रिपरेशन क्वेश्चन हम मन से कर लेंगे। अगर आप मन से करेंगे तो इन सब क्वेश्चंस के अंदर आप इन लगाते, वरना कम से कम 6-7 में तो इन लगाते ही लगाते, और इतने क्वेश्चन अगर 10 में से गलत हो जाए, 6 गलत हो जाए, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको याद करना पड़ेगा कि साहब गुड के साथ क्या आता है, बैड के साथ क्या आता है, प्राइस के लिए क्या आता है, समय पूछने बताने के लिए कौन सा प्रिपरेशन यूज होता है, समय में कम ज्यादा बताने के लिए कौन से प्रिपरेशन यूज होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, देखो आप, अ फ्यू विजिटर्स एंटर्ड द जू। कुछ विजिटर्स ने जू में एंटर किया। अब ऐसा लग रहा है कि भाई जू में एंटर किया तो इन नहीं आ रहा तो इनटू लगा दें। नहीं, इनटू भी नहीं आएगा, न इन आएगा न इनटू आएगा, दोनों से कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? भाई देखो, एंटर शब्द का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। एंटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंदर प्रवेश करना, अंदर घुसना, अंदर प्रवेश करना। जब इस शब्द का मतलब ही होता है अंदर प्रवेश करना, तो एंटर के साथ प्रवेश करने के अर्थ में अंदर के लिए इन इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। इन और इनटू तो एंटर में खुद में ही साथ में है। अंदर प्रवेश करने के लिए एंटर के साथ इन और इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? अ फ्यू विजिटर्स एंटर्ड इन द जू, सॉरी, एंटर्ड द जू। इन भी गलत हो जाएगा, इनटू भी गलत हो जाएगा। आ रही बात में आप लोगों को? तो अगर आप सबके सब में इन करते या इनटू करते तो सारे उत्तर गलत हो जाते। और मैं क्लास में दोस्तों कई बार करवा के देखता हूं, अगर 100 बच्चों की क्लास है ना, तो कोई 2, 4, 5 बच्चे हैं जिनके 7, 8 से ज्यादा सही होते हैं इसमें, वरना किसी के 10 में 10 गलत हो जाते हैं, किसी के 9 गलत होते हैं, किसी के 8 गलत होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स के 10, 9, 8 गलत होते हैं। फिर जो थोड़े समझदार हैं, अच्छे बच्चे जिन्होंने पढ़ रखी है इंग्लिश, उनके 5, 6, 4 ऐसे सही होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप सबको यही है कि अगर आपके गलत आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये गलत सबके ही होते हैं लगभग लगभग। आपको तो केवल ये देखना है, केवल ये समझना है कि भाई प्रिपरेशन क्या होते हैं, कैसे पढ़ना है। अगर हिंदी अर्थ करके करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको भी लगने लगा होगा कि भाई हमें प्रिपरेशन पढ़ने की जरूरत तो है। तो दोस्तों, अभी इस क्लास में मैंने अभी जो एक बार आपको समझाने की कोशिश की है वो ये कि प्रिपरेशन क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया? प्रिपरेशन ऐसे शब्द होते हैं, लिंकिंग वर्ड होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध दर्शाते हैं। किस किस से पहले आते हैं प्रिपरेशन? नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले आएंगे तो उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। एक बात, वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा और वो जिरंड का काम करेगा। फिर मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दिए थे। फिर मैंने बताया कि एक प्रिपरेशन काम क्या क्या करता है, फंक्शन क्या क्या है। तो मैंने कहा कि एक प्रिपरेशन स्पेस बताता है, स्थान की बात करता है, उसमें वो मोशन और पोजीशन की बात करता है। एक प्रिपरेशन टाइम को भी दर्शाता है, इन जुलाई, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग। एक प्रपोजिशन मेंटल एटीट्यूड को भी दर्शाता है, जो आप देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑन द कमिटी, ऑन द पैनल, वो मेंटल एटीट्यूड है, वो प्लेस, स्थान, वो चीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये यूज होते हैं। और फिर हमने 10 क्वेश्चन लिए और इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने केवल यह समझने की कोशिश की, केवल इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की कि अगर आप ये समझते हो कि हिंदी अर्थ करके हम लोग प्रिपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम गलतफहमी में हैं। हमें उसके लिए प्रिपरेशन के प्रयोग आने चाहिए और हमें साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द, नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब हैं जिनके साथ प्रिपरेशन फिक्स होते हैं। जैसे बिजी के साथ विथ लगता है, वो फिक्स है। टेक के साथ फोर लगता है खाना लेने के लिए। ठीक है ना? अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक है ना?